जय हिंद बच्चों, मेरा नाम हुआ राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम का सफ़र। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होता है इसके बारे हम लोग जानेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर का क्रम जो एक समान अंतराल पे लिखा हो, मतलब दो नंबर के बीच जो अंक का गैप हो या अंतराल हो वो समान होना चाहिए। जैसे आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास कोई नंबर है 2, 4, 6, 8 और भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो नंबर है इसको हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि ये दो नंबर के बीच में कितना का अंतराल है, कितना नंबर का गैप है। उसके बाद ये दो नंबर है तो ये दोनों के बीच में कितना गैप है, ये दोनों के बीच में कितना गैप है, ये हम लोग पहले जानेंगे। अगर दो नंबर के बीच में अगर जो अंतराल है वो अगर समान है तो हम लोग समझते हैं कि वो समांतर श्रेणी में है। और अगर ये दो नंबर के बीच अंतराल, इसके अंतराल और इसके अंतराल अलग अलग होगा तो हम लोग समझते हैं कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसको जानने से पहले हमको ये और जानना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लिखते हैं 2, 5, 8, 11 और भी आगे जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये जो हमारा पहला नंबर पे है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये जो पहला नंबर पे है इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रथम पद, इसको हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद, इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय पद और इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ पद। ऐसा ये पढ़ते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं T1, इसको हम लोग बोलते हैं T2, इसको हम लोग बोलते हैं T3 और इसको हम लोग बोलते हैं T4 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे T1 मतलब 2 और T2 मतलब 5, T3 मतलब 8 और T4 का मतलब 11 हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि इसको अगर हम लोग प्रथम पद न लिख के T1 लिख सकते हैं, द्वितीय पद न लिख करके T2 लिख सकते हैं, तृतीय की जगह पे T3, चतुर्थ पद की जगह पे T4 लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A1, यहाँ पे लिख सकते हैं A2, यहाँ पे होगा A3 और यहाँ पे होगा A4, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। और कभी कभी ना ये फिक्स है कि ये जो प्रथम पद है इसको हम लोग A भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं। ये T2 होगा, T3 होगा, इसमें T4 कौन होगा। जो जितने नंबर पे होता है वो उतना ही नंबर का कहलाता है। जो चौथा नंबर पे है तो इसको हम लोग T4 कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हमको ये भी जानना पड़ेगा कि ये दोनों के जो बीच का नंबर जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि दो नंबरों के बीच में जितना अंतराल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डी, अर्थात समांतर सार्व अंतर बोलते हैं। मतलब ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये और ये, मतलब इसको हम लोग डी बोलते हैं, दोनों के बीच में जो गैप होगा। मतलब ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं T2 माइनस T1। इसका अर्थ ये हुआ कि T2 का जगह पे हम लोग बैठाएंगे 5 और T1 के जगह पे बैठाएंगे हम लोग 2। इसका जो मान होगा यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे, बैठा देंगे। मतलब 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा। और D का वैल्यू जो आया वो कितना आया, 3 आया, ठीक है ना। तो ये जो 3 है इसको हम लोग D भी बोलते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग एक शब्द और भी बोलते हैं, चाहे तो सार्व अंतर बोल दीजिए या फिर आप इसको पदांतर बोल दीजिए। तो सार्व अंतर या पदांतर ये दोनों सेम सेम ही है और इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हम लोग देखेंगे कि अब इसके बीच में कितना अंतराल है वो चेक करें तो हम लोगों को जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो ये लगाना पड़ेगा कि D बराबर T3 माइनस T2
अर्थात ये वाला और ये वाला के बीच में अंतराल निकालना है तो T3 माइनस T2 करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे कर दिए। T3 का वैल्यू जो होगा वो 8 होगा और T2 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। 8 माइनस 5 बराबर कितना होगा, 3 होगा। अर्थात D का वैल्यू कितना आया, 3 आया। फिर से पुनः हमको इन दोनों के बीच में भी आपको अंतराल चेक करना पड़ेगा, अर्थात फिर से हमको लगाना पड़ेगा D बराबर, तो ये T4 है तो यहाँ पे लगाएंगे T4 माइनस T3। T4 के स्थान पे कितना हमको रखना पड़ेगा, 11 रखना पड़ेगा और T3 की जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो घटा के आएगा 3, अर्थात यहाँ पे D का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। यदि सभी पदों के बीच अगर समान अंतर हो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी में है, अर्थात ये जो नंबरों का जो क्रम है वो समांतर श्रेणी में है। और अगर मान लिया जाए कि ये नंबरों के बीच में अगर अंतराल अलग अलग होगा तब हम लोग बोलते हैं कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं, यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए कि कोई नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया और ये आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, तो सबसे पहले ये जो कहलाएगा वो हमारा T1 होगा, ये क्या होगा, T2 होगा और ये T3 होगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हमको इसमें जितना भी पद है उन सभी के बीच में आपको जो अंतराल है वो ज्ञात करना है। वो ज्ञात कैसे किया जाता है, तो D का फॉर्मूला लगाकर, अर्थात D बराबर लगाकर। तो हम सबसे पहले D बराबर यहाँ पे हम लगाएंगे कि D बराबर फॉर्मूला होगा T2 माइनस T1। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, तो T2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 7 होगा और T1 के जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, इसको जब घटाएंगे तो आंसर हमारा 2 आएगा, अर्थात D का वैल्यू कितना आया, 2 आया। फिर से इसके अंतर देख रहे होंगे कि 2 आया है, इसके अंतर कितना है, 3 है, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन हमको यहाँ पे जब चेक करने के लिए बोलेगा, जांच करने के लिए बोलेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाकर जांच करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ D बराबर लगाते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि पुनः D बराबर T3 माइनस T2 और T3 का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 10 और T2 की जगह पे 7 रखेंगे क्योंकि T2 की जगह पे 7 है। तो 10 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 3 होगा, मतलब D का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अर्थात एक यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे D का वैल्यू 2 आया है और यहाँ पे D का वैल्यू 3 आया है। ये पूरे क्रम में जितना भी नंबर का क्रम होगा, जितना भी संख्या का क्रम होगा, उन सभी में दो नंबरों के बीच जो अंतराल होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो समांतर श्रेणी में माना जाएगा और अगर बराबर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अर्थात ये समांतर श्रेणी में है लेकिन ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो बता देंगे कि भैया ये नहीं है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। इससे पहले कि आपको ये सब याद करना पड़ेगा कि T1 किसको बोलते हैं, T2 किसको बोलती है, सब सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, मेरे पास ये कुछ क्वेश्चन है और इसको हमको हल करना है। आप इसको एक बार छाप लीजिएगा समझ करके। चलिए देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जांच करें कि कौन समांतर श्रेणी में है, यदि है तो सार्व अंतर ज्ञात करें तथा उसके आगे का 3 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 6, 9, 12, 15 आगे की ओर और नंबर बढ़ते जाएगा। तो ये चेक करने के लिए बोलते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे तो T1 बराबर 6 है और T2 बराबर कितना है, 9 है, T3 बराबर कितना है, 12 है और T4 बराबर कितना है, 15।
ठीक है ना। अब अगर ये जांच करने के लिए बोलता है तो सभी का डी निकालना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे लगाएंगे हम लोग डी का फॉर्मूला, तो होगा T2 माइनस T1। T2 का जो वैल्यू होगा वो 9 है और T1 का वैल्यू कितना है 6, और यहाँ पे 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 3 होगा, मतलब डी का वैल्यू कितना आया हमारे पास 3 आया। यदि समांतर श्रेणी में होगा तो सभी डी का वैल्यू समान आएगा, और अगर समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो डी का वैल्यू समान नहीं आएगा। फिर से हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे पुनः डी बराबर T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 12, 12 रखेंगे। T2 की जगह पर कितना है 9, अर्थात दूसरा जगह पे कौन है 9 है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। 12 में से 9 अगर घटेगा तो कितना होगा 3, मतलब डी का वैल्यू कितना आया फिर से हमारा 3 ही आया है। फिर से हम लोग चेक करेंगे, अब की जो फॉर्मूला लगेगा हमारा वो पुनः डी बराबर T4 माइनस T3। T4 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 15, तो T4 के जगह पे कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे। T3 के वैल्यू कितना है 12, तो T3 की जगह पर कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे 15 में से 12 अगर घटाएंगे तो कितना होगा, तो 3 होगा, मतलब यहाँ पे भी हमारा डी का वैल्यू क्या आ गया समान आ गया, एक जैसा आ गया। तो अगर ये एक जैसा सभी सार्व अंतर, डी को हम लोग सार्व अंतर भी बोलते हैं, पदांतर भी बोलते हैं, तो अगर सभी जगह समान आया है तो ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6, 12, 15 यह समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले कि समांतर श्रेणी में अगर है तो जांच तो कर ली कि हाँ समांतर श्रेणी में है, उसके बाद आगे बोलता है तो सार्व अंतर बताइए, तो हम लोग बता देंगे कि सार्व अंतर बराबर मतलब डी कितना आया है, तो बताएंगे डी बराबर कितना है 3 है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उसके आगे के 3 पद निकालिए, मतलब इसका अर्थ ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक पद कितना होगा और यहाँ पे एक पद कितना होगा और यहाँ पे एक पद कितना होगा, 3 आगे का पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अकबकाने का नहीं है, बस समझने का है कि हम आगे के पद कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान है। ऐसा देखें तो 6, 3, 9, फिर 9 में 3 जोड़ा गया है 12, 12 में 3 जोड़ा जाए तो 15, तो 15 में 3 जोड़ा जाए तो 18, 18 3 21, 21 और 3 24, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको एक तरीके से हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये होगा कि T4 तक के मान है, अब हमको निकालना है T5, जो ज्ञात करने के बात कर रहा है वो T5 को ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको आप समझ चुके हैं, तो इसको हम लोग ज्ञात तो कर लेते हैं, कहाँ पे यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। इधर देखेंगे थोड़ा प्लीज, यहाँ पे अगर हम लोग को आगे का पद ज्ञात करना है किसमें T4 तो है, T5 निकालना है, मतलब T5 जब हमको निकालना है तो कैसे निकालना है आगे, तो T5 को निकालने के लिए इसके बगल वाले में मतलब T4 में आपको किसको ऐड करना पड़ेगा D को। अगला पद निकालने के लिए उसके पिछले पद में D जोड़ करके अगला पद निकाला जा सकता है, मतलब यहाँ पे T5 है तो T4 में D जोड़ दीजिए, T5 निकलेगा। देखिएगा यहाँ पे ये आप जानते हैं ऐसे निकाल सकते हैं, T4 का मान कितना होगा यहाँ पे 5, तो T4 के जगह पे यहाँ पे 5 नहीं 15 है, तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे, प्लस D का मान कितना आया हमारा 3 आया है ना, तो यहाँ D के जगह पर कितना लिखेंगे 3, 15 3 कितना होगा 18, क्योंकि साइन है जुड़ने वाला, तो 18 हो गया, अर्थात कि T5 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 18, यहाँ पे हो गया हमारे पास 18। फिर से आगे अगर T6 निकालना है तो 6 के बगल वाला यानी पीछे वाला जो है उसमें D जोड़ना है, मतलब अगर आप फार्मूला के तौर पे बनाएं तो यहाँ पे T6 बराबर T5 और प्लस में क्या होगा D होगा,
तो अब अभी देखें कि T5 18 निकला है, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे प्लस D का वैल्यू लिखेंगे, तो D का वैल्यू तो फिक्स है 3 होगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 18 प्लस 3 कितना होगा 21, अर्थात T6 का वैल्यू कितना होगा 21 होगा, अर्थात जो छठा पद होगा हमारा वो 21 होगा। ठीक है, और आगे अगर हम लोग देखें तो फिर से T7 निकालने की बात है, तो T7 बराबर फॉर्मूला होगा T6, क्योंकि पीछे वाला पद प्लस डी करेंगे यहाँ पे, तो T6 प्लस डी। अब इसका मान बैठाएंगे 21 है यहाँ पे, T6 प्लस डी का वैल्यू 3 होगा, और इसको हम लोग 24 करेंगे जोड़ करके, तो यहाँ पे हमारा फाइनल T7 बराबर कितना आया है 24 आया है। तो अगर ये बताता है कि अगला 3 पद, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अगला 3 पद कौन आया है, तो यहाँ पे पहले 18 आया है, उसके बाद कितना आया है 21 आया है, और फिर कितना आया है 24 आया है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। कहता है कि अगर समांतर श्रेणी में होगा तब ये आगे का पद निकाला जा सकता है, निकल सकता है, और अगर समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो आगे का पद नहीं निकलता है, नहीं निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास -10, -6, -2 और 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -10, -6 और -2 और 2, फिर ये आगे की ओर और नंबर आएगा। तो हमको सबसे पहले जांचना है, तो जांचने के लिए सभी का डी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि डी, अच्छा इसके पहले अब बार बार हम लिख सकते हैं, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। T1 बराबर -10 होगा, T2 बराबर -6 होगा, T3 मतलब T3 बराबर -2 होगा, T4 बराबर खाली 2 होगा। अब यहाँ पे सभी का D निकालना पड़ेगा, तो D बराबर फार्मूला होगा T2 माइनस T1, और T2 का जो वैल्यू होता है वो कितना है यहाँ पे -6 और माइनस, फिर T1 का जो वैल्यू है वो कितना है -10 है, तो -10 होगा। एक साथ चिन्ह को ऐसे नहीं लिख सकते हैं खुले में, इसको ब्रैकेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अब यहाँ पे -6 है, फिर माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे 6 है पहले से, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये 10 हो गया। अब यहाँ पे 10 में से 6 घटेगा, ठीक है ना, तो 10 में से 6 घटा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब आप ये कंफ्यूजन ना हो कि माइनस में लिखें या प्लस में लिखें, ठीक है ना, तो आप समझदार हैं। जो लोग नहीं समझते हैं तो ये समझना है कि जो नंबर बड़ा होता है वो बड़ा वाला चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ पे 10 है, तो ये हमारा डी का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया है। ठीक है ना, पुनः हम लोग अब दूसरा डी निकालेंगे। डी बराबर T3 माइनस T2। ठीक है, अब यहाँ पे T3 का वैल्यू कहाँ है माइनस के 2 है, माइनस T2 हमारे पास -6 है, तो इसको हम लोग अच्छा से हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 6 होगा, तो 2 घट जाएगा और 4 बचेगा, और ये बड़ा कौन सा नंबर है 6 है, तो उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। हालांकि ये प्लस आपको सामने दर्शाना कोई अनिवार्य नहीं है, ये पहले से भी छुपा रह सकता है, इसको नहीं भी रखेंगे तो प्लस ही माना जाएगा। और ये डी का वैल्यू जो आया हमारा वो फाइनल कितना आंसर आ गया 4 आ गया। एक डी अभी और निकालना है यहाँ पे, तो पुनः हमारा डी बराबर फार्मूला अब क्या होगा T4 माइनस T3। T4 का जो वैल्यू होगा वो 2 है, माइनस T3 का वैल्यू -2 है। ठीक है ना, इसको और देखें 2 और माइनस माइनस प्लस 2 होगा, और 4 हो गया हमारा, अर्थात डी का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग जो निकाले हैं वो सभी का सभी क्या आ गया है डी का वैल्यू बराबर आ गया है।
जब डी का वैल्यू बराबर आ गया है अर्थात ये जो नंबर का जो क्रम है वो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सभी जगह डी का वैल्यू समान आया है मतलब बराबर आया है। तो बता देंगे कि -10, -6, -2 और 2, ठीक है ना। ये बताएंगे कि यह समांतर श्रेणी में है। अब कहता है कि इसका अगला 3 गो पद निकालना है या फिर पदांतर बोला है। दूसरा में बोला है कि इसका सार्वय अंतर बताइए। तो सार्वय अंतर का जो मान होगा वो कितना होगा? 4 होगा। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से प्रश्न कहता है कि इसका अगला 3 पद निकाले। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि ठीक है, हम जो आप प्रश्न बताए हैं उसी के हिसाब से हम हल करेंगे। तो प्रश्न कहता है कि अगला 3 पद निकाले अर्थात यहाँ पे T4 तक तो है, मतलब अब आपको निकालना है क्या? T5। तो T5 तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे। तो T5 के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? तो T5 निकालना है ना, तो T4 में मतलब इसके बगल वाला T4 में आपको D जोड़ना है। बगल मतलब पीछे का बगल, क्योंकि आगे तो है ही नहीं है अभी। समझ रहे हैं ना? टी बगल में है तो ये 4 ही तो है, 6 तो पता ही नहीं है क्योंकि हम तो 5 खुद निकाल रहे हैं, तो 6 कहाँ से रहेगा? तो यहाँ पे हम लोग T4 का वैल्यू बैठाएंगे तो 2 है, प्लस D का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना है? 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, इसको ऐड करेंगे 6 होगा अर्थात T5 के वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद पुनः यानी फिर से आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 पद बोला है। तो T6 निकालेंगे खुद का, अब की जो निकालेंगे वो T6 निकालेंगे। तो T6 का बराबर होगा T5 और प्लस में D। तो यहाँ पे 5 कितना होगा? अभी तो 6 आया है तो 6 रखेंगे और D का वैल्यू फिक्स है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। 6 और 4 कितना होगा? 10 होगा। और अर्थात ये हमारा T6 का वैल्यू आया कितना? 10, ठीक है ना। तो T6 का वैल्यू आ गया हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद कहता है कि फिर एक पद और T7 निकालना है। तो पुनः आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि T7 बराबर T6 प्लस D और यहाँ पे 10 आया है प्लस में D का वैल्यू हमारे पास कितना है? 4, मतलब यहाँ पे T7 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया है? 14 आ गया है। तो अब हम अगला 3 पद भी निकाल दिए हैं, अतः आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः अगला 3 पद कौन कौन से हो गया हमारे पास? अगला 3 पद तो 6, 10 और 14। तो इधर लिख दो या फिर यहाँ पे लिख दो 6, 10 और 14। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लें थोड़ा सा नज़र से, अच्छा रहेगा। आगे का सवाल ये है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप बेसिक समझें, उसके बाद फिर हम आपको चैप्टर वाइज करवा देंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी का बोलेंगे एनसीईआरटी को करवाएंगे, और अगर मान लिया जाए कि आप भारतीय भवन बोलते हैं तो भारतीय भवन करेंगे, या फिर एक एडवांस मैथ होता है केसी सिन्हा का, अगर वो बोलेंगे तो वो भी करवा देंगे। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, आपको चीज़ें समझ में आ रही है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको देखिए, ये बहुत अच्छा है और इसमें थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि रूट आया है, ठीक है ना। और रूट आया है तो रूट थोड़ा-सा आहूट होता है, मतलब बहुत हलचल पैदा करेगा, आपसे मिस्टेक होगा तो आंसर गलत होगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 2, कॉमा रूट 8, कॉमा रूट 18, कॉमा रूट 32, ये आगे की ओर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये सार्वय अंतर में है या नहीं, इसका सार्वय अंतर कितना है, समांतर में है या नहीं है। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास T1 होगा
रूट 2 और T2 होगा रूट 8 कॉमा T3 होगा रूट 18, T4 होगा रूट 32। तो हमको निकालना है D, ठीक है ना। तो D बराबर होता है T2 माइनस T1 अगर प्रथम D निकालिएगा तो, ठीक है ना। तो T2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया रूट 8 हो गया, माइनस T1 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया रूट 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा दिमाग लगाइएगा। देखिए, इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है। सर इसमें रूट 2 कैसे है? तो देखिए यहाँ पे, अगर ये रूट 8 है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं रूट 8 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि सर ये 4 इंटू कितना होगा 2, क्योंकि 8 मतलब 4 गुने 2 8 ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप ये देखें तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 2 का वर्गमूल पूरा-पूरी नहीं निकलता है तो रूट में आ गया। अर्थात 8 अगर कॉमन ले सकते हैं, अगर 8 को लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर कॉमन भी ले सकते हैं। मतलब 8 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, पहले 2 भाग में तोड़ें और उसके बाद रूट 2 इंटू 2 आया ऐसा, ठीक है। मतलब इसमें रूट 2 है, तो आप लिख सकते हैं एक बार समझने के लिए कि इसमें रूट 2 है। देखिए, अगर जो दोनों में 2 पद है, यहाँ पे 2 हिस्सा है, अगर दोनों में जो मिलता है उसको कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन लिया जाता है कैसे, देखिए इसमें भी रूट 2 है और इसमें भी रूट 2 है, तो रूट 2 हम लोग बोलें कि भैया तुम दोनों में मिल रहा है, इसलिए रूट 2 को बाहर रखते हैं यहाँ पे और इसमें भी भागा देते हैं और यही वाला रूट से इसमें भी भागा देते हैं। जब इसमें भागा देने जाएंगे तो रूट 2 को काट देगा, तो यहाँ पे बचे कितना 2। जब ये रूट 2 इसको काटने जाएगा तो इसको काट देगा एक बार में, लेकिन इसके पहले चिन्ह है माइनस का, तो ये इसको काट देगा कितना बार में, एक बार में काट देगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो ये हमारे पास रूट 2 है और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, अर्थात जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा रूट 2। मतलब आप डी का वैल्यू कितना आ गया आपका रूट 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग दूसरा डी निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि पुनः डी बराबर, पुनः अगर डी बराबर लगाएंगे फॉर्मूला तो अब की क्या लगाएंगे हम लोग, अब की लगाएंगे T3 माइनस T2 और T3 का जो वैल्यू होगा वो कितना है रूट 18 माइनस रूट कितना है T2 मतलब 8 है। तो आप देखें तो इसमें भी हमारे पास रूट 2 इंटू 9 हो सकता है ना, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखें या फिर हमें आपको एक बार समझा दिए तो आपको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कि 9 गुने 2 ये 18 हो गया। अब इसको हम अगर देखेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होगा और ये हमारे पास रूट 2 होगा, ठीक है ना। अब 8 को अगर देखेंगे, ये तो रूट किसका हो गया 18 का, और जब 8 को देखेंगे तो ये अभी तो बताएं हम कि 4 गुने 2 4 का वर्गमूल 2 और रूट 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, अर्थात 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट अगर उतना कैलकुलेशन करने का क्षमता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो एक बार लिख दीजिए कि 3 रूट 2 और इसको जब हल किए तो 2 रूट 2, जो दोनों में मिलेगा उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। कैसे लिए अभी तो देख लिए ना, इस दोनों में कौन मिल रहा है रूट 2 भी है, यहाँ पे रूट 2 भी है, मतलब दोनों हिस्सा में एक हिस्सा ये एक हिस्सा वो, ठीक है ना। जहाँ पे माइनस प्लस रहता है तो इधर वाला को एक हिस्सा बोलते हैं, उधर वाला को एक हिस्सा बोलते हैं। तो इसमें रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, तो अर्थात रूट 2 हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है कि जो लिए हैं वो भागा देगा इसमें रूट 2, तो रूट 2 को काट देगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 3, और ये रूट 2 अब इस रूट 2 को काटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2। अब आप देखेंगे कि रूट 2 है और 3 माइनस 2 है, 1 होगा यहाँ पे और 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 में इससे गुना होगा तो रूट 2 ही होगा। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि डी का जो मान आया है वो कितना आया है, सिर्फ रूट 2 आया है। यहाँ पे हम लोग 2 चेक कर लिए हैं, अब हमारे पास इसको चेक करने की बारी है। तो
हम लोग अगर फिर से देखेंगे पुनः हम लोग लगाएंगे d बराबर T4 माइनस T3। T4 का वैल्यू कितना है √32 माइनस T3 का वैल्यू कितना है √18। ठीक है ना। अभी आप देखे होंगे √32 को हम लोग हल कर सकते हैं, तो √32 को लिख सकते हैं 16 × 2 ऐसा लिख सकते हैं। √32 को ऐसा लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा इसका वर्गमूल, इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे इसका जो हल किए हम लोग तो ये लिख सकते हैं 4√2 और 18। 18 को अभी देखें तो 3√2 हो गया, तो यहाँ पे 3√2 हुआ। इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग कि √2 कॉमन फिर से लेंगे। अब √2 इसको काटेगा 4 होगा, √2 इसको काटेगा 3 होगा। ठीक है ना। √2 होगा, इसमें से घट के 1 हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, अर्थात हमारे पास √2 आया। किसका वैल्यू d का वैल्यू। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सारा के सारा d, एक d यहाँ निकाले, √2 आया, दूसरा d ये भी √2 आया और ये हमारा तीसरा d भी √2 ही आया है। तो अगर अगर सभी सार्व अंतर, ठीक है ना, सार्व अंतर मतलब d, सभी अगर सार्व अंतर जो एक क्रम में अगर निकालें सभी का d अगर सब बराबर है, d का वैल्यू सब बराबर है, तब ये क्रम को, ये नंबर का जो क्रम लिखा हुआ है ये समांतर श्रेणी में माना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि d का वैल्यू √2 यहाँ पे भी माने एक जैसा आया, इसका मतलब ये जो नंबर है वो समांतर श्रेणी में है। तो इसमें आपसे पूछेगा कि क्या है या नहीं, आप हमको बताइए। तो इसमें आप बता दीजिएगा कि अतः √2 √8 √32 नहीं 18 है, 18 32 समांतर श्रेणी में है। ठीक है। उसके बाद कहता है, इसी में था कि इसका समांतर सार्व अंतर क्या है, मतलब d का वैल्यू कितना है। तो बता देंगे कि सार्व अंतर मतलब d, सार्व अंतर मतलब d और d का वैल्यू कितना आया है √2 आया है। ठीक है, ये √2 आया है। अब बताता है कि इसके आगे के पद निकालिए। तो आगे का पद कैसे निकलेगा ये भी बहुत ज़रूरी है और ये इसको आप VVI समझ लीजिएगा, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन ही कहाँ से पैदा हुआ है, NCERT यहाँ से पैदा हुआ है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा समझिएगा। आगे इसका पद निकालना है, अगला 3 पद। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग कैसे पद निकालते हैं आगे का। प्रश्न से अभी हम लोग T4 तक था, T5 का फॉर्मूला हम लोग जनरेट करेंगे। तो T4 प्लस क्या होगा D, T5 निकालना है तो पीछे वाला जो पद होता है उसमें D जोड़ते हैं तो हमारा आगे का पद निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा T4, तो T4 हमारे पास कितना था √32 था, तो यहाँ पे लिखेंगे √32 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे √2। अगर आप देख पाए होंगे तो इसको हम लोग क्या किए हैं कि जो ये 32 है, 32 जो आप देख रहे हैं इसको अभी जस्ट हम क्या किए हैं कि 16 × 2 की, अर्थात 4√2 हुआ प्लस में √2 हुआ। इसको अभी तो तोड़े हम, ठीक है ना। तो 4√2 और 1√2, तो ऐसे जोड़ा जाता है कि 4√2 और 1√2, तो टोटल कितना रूट हो गया, तो बता देंगे कि 5√2। ठीक है, तो ये आगे का पद हो गया। ठीक है ना। और अगर इसको 5 को अंदर लेना है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ये आसानी से 5 नहीं जाएगा, बल्कि ये 25 बन के जाता है रूट के अंदर और इंटू 2, तब जाकर के रूट के अंदर जाएगा। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 50, अर्थात
T5 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया है। ठीक है ना, देखिए क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 है, अगर रूट के अंदर लेते हैं तो फिर वो 25 के रूप में जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास T5 का वैल्यू हो गया। आगे का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास पुनः T6। इसको क्या करेंगे कि T5 प्लस D करेंगे और T5 का वैल्यू अभी कितना आया है, सॉरी ये रूट में होगा। ठीक है ना, आगे क्या करेंगे हम लोग कि T5 का वैल्यू 5√2 आया है, तो यहाँ पे लिख दो कि 5√2 आया है। D का वैल्यू √2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रूट के 2 लिख देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि 5√2 और 1√2, तो टोटल कितना हो गया, 6√2। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पे ये 6 को जब रूट के अंदर लेके जाना है तो 36 बन के जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर ये 36 ही होगा, तब जाकर के बाहर वो 6 होगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कि 6√2 है, इस पे भी अगर हम रूट चढ़ाएंगे तो इस पे स्क्वायर करके रूट चढ़ाएंगे, और ये हमारे पास √2 पहले से है, तो ये हो गया 36 और रूट में 36 हो गया और गुना में फिर से √2 हो गया। तो रूट वाला गुना रूट के साथ हो जाता है, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। ऐसे भी कर सकते हैं आप, यानी कुल मिलाकर के कि 6 रूट के अंदर जाएगा तो 36 बन के जाएगा। 36 इंटू 2 और पूरा पे रूट, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है। तो यहाँ पे 72 लिखेंगे, अर्थात T6 का वैल्यू कितना हो गया, 72 हो गया। समझ रहे हैं बतिया, ये बहुत ज़बरदस्त है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया T6 का वैल्यू। उसके बाद हम लोग को निकालना है T7। ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा, तो वही वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि T7 बराबर लगा दीजिए कि पुनः मैंने फिर से निकाल रहे भाई, T6 प्लस D। T6 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 6√2, तो या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ पे √2। ठीक है, 6√2 और 1√2 मतलब टोटल √2 का कितना है, 7, तो 7√2 हो गया। अगर आप 7 को रूट के अंदर लेकर जाना चाहते हैं तो ये 49 बन के जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी लिख दीजिए 49 गुने 2 और ये अंडर रूट। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग, देखिए यहाँ पे गलती हुआ, ये रूट में जाएगा सर, ये अगर हम लोग इसको गुन्ना करेंगे तो 18, 4 दूनी 8, 9 कितना हो गया, 98। अर्थात T7 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, रूट में 98 होगा। ठीक है ना, तो बताता है कि ये आपको अगला 3 पद निकल गया। अतः अतः आगे के 3 पद, आगे का 3 पद कौन कौन से है, एक तो यहाँ पे हो गया √50 कॉमा रूट कितना हो गया यहाँ पे, 72 कॉमा रूट कितना हो गया, 98। ये आगे का 3 पद है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे का है जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है ना, इसको भी हम लोग देखेंगे, तो ये लिखा हुआ है 0.2 कॉमा 0.22 0.0 ऐसा। तो सबसे पहले हम डी निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्न ही कहा कि भैया पहले इसको आप समांतर क्रम चेक करो और सबका डी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ प्रश्न कहता है, ठीक है ना, तो प्रश्न से क्या करेंगे हम लोग, भैया ये हल लिखना अनिवार्य था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी बराबर, या आपको T1 T2 T3 ये आपको चुन करके रखना पड़ेगा सब में। ठीक है ना, तब मज़ा आएगा हल करने में, तब मार्क्स जो नंबर होगा वो पूरा मिलेगा। मतलब T1 बराबर 0.2 और T2 बराबर 0.22
कॉमा T3 बराबर 0.222, ठीक है ना, और यहाँ पे T4 0.222 ऐसा करके, ठीक है। तो अब जो प्रश्न कहता है वो प्रश्न कहता है कि भैया आप सारबंतर निकाल के बताइए सब बराबर है या नहीं है। तो D बराबर आप क्या फार्मूला जानते हैं, T2 माइनस T1, पहला फार्मूला तो यही जानते हैं आप। T2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.22 माइनस 0.2, ठीक है, 0.2। अब इसको हम लोग घटाने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान तरीके से समझिएगा। मतलब 0.22 में से ये घटने जाएगा तो 0.2 ये घटने जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप अपने मर्जी से जीरो बैठा सकते हैं, दो जीरो नहीं, दो घटेगा ही नहीं जीरो से, ठीक है ना, तो यहाँ पे दो होगा, इससे ये घट कर जीरो हो जाएगा अर्थात 0.02। मतलब जो D का जो वैल्यू आया है वो 0.02 आया है। ये देखिए पुनः हमको निकालना होगा दूसरा D। तो दूसरा D बराबर क्या जानते हैं आप, T3 माइनस T2। तो जो T3 माइनस T2 होगा तो T3 हमारे पास ये है, मतलब 0.222 माइनस T2 का वैल्यू कितना है 0.22। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 0 ऐसा लिखना पड़ेगा, इसके बाद कुछ नहीं है तो अपने मर्जी से जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा 0.000। तो हमारे पास जो D का जो वैल्यू आया है वो 0.002 आया है। आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ D का वैल्यू 0.102 है, यहाँ पे 0.202 है, मतलब इसका सार्व अंतर एक जैसा नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो ये जो नंबर का क्रम है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो बता देंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जो समांतर श्रेणी में नहीं रहता है उसको आगे का कोई पद आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः आगे का 3 पद ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऐसा, ठीक है ना। अब ये हमारे पास लास्ट सवाल है और ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो अच्छा है। इसको हम साफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है 3 हाँ कॉमा 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2 आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहता है हल, पहले तो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये समांतर क्रम में है या नहीं है। तो समांतर क्रम के लिए आपको चेक तो करना पड़ेगा, मान जो दिया हो उसको लिखो कि ये हमारा T1 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू है 3 प्लस रूट 2 और T3 का वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 और उसके बाद T4 का वैल्यू है 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है ना। तो अगर आप हल कर रहे हैं तो लिखेंगे कि प्रश्न से पहले D निकालना पड़ेगा, T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू ये है 3 प्लस रूट 2 और माइनस के 3, क्योंकि T1 का वैल्यू कितना है 3, ये 3 से 3 घट जाएगा, मतलब खत्म हो गया। तो मेरे पास बचा कितना रूट 2, आपका D का जो वैल्यू आया वो फाइनल कितना गया रूट 2 आया है। पुनः आपको दूसरा D निकालना पड़ेगा, तो फिर से आपको D का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो D का फार्मूला क्या लगाएंगे आप, आगे का फार्मूला क्या लगाएंगे, तो T3 माइनस T2, समझे। आगे T3 जब देखेंगे हम लोग तो ये है, मतलब 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस, और T2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। देखिए कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं वो
कई नंबरों के समूह में आता है, प्लस माइनस आता है, तो हमको ब्रैकेट लगाना पड़ता है क्योंकि इसके पहले माइनस है। माइनस एक ऐसा साइन होता है कि वो प्लस को भी माइनस बना देता है, इसलिए माइनस के पहले ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। जो लिखने जा रहे हैं कि उसमें कोई प्लस हो तब। अगर ये प्लस अगर सिर्फ 3 होता तो हम ब्रैकेट ना भी लगाते तो काम चलता, लेकिन 3 के साथ प्लस रूट 2 है, तो इस प्लस के चक्कर में हमको माइनस है, इस प्लस के चक्कर में क्या करना पड़ा, ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए आगे, तो ये हमारे पास 3 है, माइनस 2 रूट 2 है, ये माइनस 3 होगा, और ये प्लस और ये माइनस, और बीच में ये गुन्ना कहलाता है, गुन्ना का चिन्ह तब प्लस माइनस माइनस होता है, और ये हमारे पास रूट 2 है। 3 माइनस में और ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे हमको प्लस में लिखना चाहिए, यहाँ पे भी प्लस में होना, तो 2 रूट 2 में से एक रूट 2 घट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही रूट 2 बचेगा। मतलब अगर फाइनल आंसर देखें तो डी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, सिर्फ रूट 2। तो देखो 2 को डी बराबर आया है, पुनः हमको चेक करना पड़ेगा तीसरा डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः डी बराबर T4 माइनस T3। T4 का जो वैल्यू है देखें आप, ये है, ठीक है ना। तो T4 के जगह पे लिखेंगे हम 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ये इसका वैल्यू है रूट 3 का, तो इसमें भी प्लस है और माइनस पहले से है, तो इसको भी ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। 3 प्लस 2 रूट 2 ऐसे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 रूट 2 होगा। देखिए ये माइनस में है 3 और ये प्लस में है 3, कट गया, घट गया, हट गया, तो मेरे पास 3 रूट 2 है और यहाँ पे 2 रूट 2 है, तो मेरे पास जब यहाँ पे 3 रूट 2 और 2 रूट 2 है तो कितना घट के आएगा, सिर्फ 1 रूट 2 आएगा, अर्थात जो हमारे पास डी का वैल्यू आया है वो कितना आया है, रूट 2 आया है। अब ये क्या सभी जगह पे डी का वैल्यू एक जैसा आया है, अगर डी का वैल्यू किसी क्रम में आया है, सब समान है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यह समांतर श्रेणी में है। इसका सार्वअंतर भी पूछा था, तो सार्वअंतर मतलब डी, और डी का वैल्यू कितना ला रहे हैं हम, तो रूट 2 ला रहे हैं। अगर डी का वैल्यू है समांतर श्रेणी में है तो इसका आगे का 3 पद भी आपको निकालना पड़ेगा, तो आगे का 3 पद आप निकाल सकते हैं, तो बताइए इसको साफ कर दें हम, हाँ साफ तो करना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो अगर प्रश्न कहता है कि भैया आगे का 3 पद निकालिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पुनः प्रश्न से आपको ये T4 तक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया T5 के बराबर होगा T4 प्लस डी। T4 मतलब 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस सिर्फ रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 और 1 रूट 2, ये जुड़ जाएगा, तो ये रूट 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रूट 2 3 है, तो यहाँ पे होगा 4 रूट 2, मतलब T5 का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, 3 प्लस 4 रूट 2। पुनः T6 निकालना है, तो T5 प्लस डी, T5 का वैल्यू है 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस डी का वैल्यू है रूट 2, तो इसको फिर से ऐड करेंगे 3। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये 4 और 3 साथ जुड़ सकता है कि नहीं, तो आप पीछे जा कर के पढ़िए, 8 में 9 में पढ़िए, तब जा कर के समझ में आएगा। रूट वाला वैल्यू रूट के साथ जुड़ता है, और वही जुड़ता है, वही घटता है जो रूट में एक जैसा हो। रूट वाला रूट के साथ ही घटेगा
और रूट वाला दोनों वैल्यू सेम होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब √3 प्लस √2 इसको खुशी-खुशी आप √5 कीजिएगा तो खुद खुशी होगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये तब जुटेगा जब √2 प्लस √2 होगा, तो ऐसे भी नहीं जोड़ सकते हैं कि 2 और 2 4 होगा। अगर ऐसा करते हैं तो बेकार होगा, ठीक है? ये √2 एक यहाँ पे है, एक √2 यहाँ पे है, तो ये 2 √2 है। ऐसे जोड़ा जाता है, जोड़ना चाहिए, ठीक है? चलिए देखिए, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 √2 और 1 √2, तो ये हो जाएगा 5 √2 अर्थात आपका T6 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3 प्लस 5 √2। आगे का जब हम लोग सवाल फिर से अगला पद निकालेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा कि पुनः भैया T7 का वैल्यू जो होगा वो T6 प्लस कितना होगा D होगा। T6 यानी T6 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 5 √2 और फिर से कितना होगा √2, तो 3 प्लस इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 √2, मतलब कितना आ गया हमारे पास T7 का वैल्यू ये आ गया, ठीक है ना। तो अगला 3 पद हमारे पास यही होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और अभी जिस समय ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं तो ये समय हो रहा है 11:05। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो थोड़ा-सा आप समझ रहे होंगे कि लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। बाद बाकी कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। और अगर इससे रिलेटेड अगर और आपको कोई सवाल चाहिए तो आप हमसे बताइएगा, फिर हम आपको आगे की वीडियो बना करके दे सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं आगे क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।